चलिए, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये रहा उसका सिनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन, टेक्स्ट एंड सोर्स ऑफ अथॉरिटी, की कंपोनेंट, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस, इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल, रोल ऑफ प्रियम्बल इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, लैंडमार्क केसेस एंड कंक्लूजन। ठीक है, ये रहा पूरा प्रियम्बल। ये आप एक बार पढ़ लेना, बाकी हम इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे पूरी वीडियो में, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए, तो हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि प्रियम्बल होता क्या है। देखिए, प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है। प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जो कि ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप की कंट्री को इस्टेब्लिश करता है। वापस से, प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो कि ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन कैसी स्टेट को इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि प्रियम्बल एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में है। ठीक है, इसीलिए प्रियम्बल को इसेंस या समरी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। वापस से हम इसको लिखते हैं, प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट which explains who gave or created constitution। प्रियम्बल ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया है, और पर्पस बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है, और कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह की स्टेट को इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, इसी वजह से इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है या इसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो वापस से प्रियम्बल एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, या कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पर्पस है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का देश स्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो आपको यही लिखना है कि ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का देश को इस्टेब्लिश करता है या स्टेट को इस्टेब्लिश करता है। स्टेट का मतलब होता है कंट्री, पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन में। देखिए, वही हमने जो बताया कि प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एक्सप्लेन्स फिलोसॉफी, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक वैल्यूज ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। ठीक है, ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन देता है और ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसॉफी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, और बेसिक वैल्यूज़ क्या है। ठीक है, फर्दर ये भी बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी कहाँ से मिली है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है। ठीक है, इसी वजह से इसे समरी और इसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। देखिए, ये लिखा है यहाँ पर, ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का प्रियम्बल। ये स्टार्ट होता है, ये वी लिखा हुआ है यहाँ पर, वो अच्छे से नहीं दिख रहा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पर पढ़ो आप, फिर इसके बाद डायरेक्ट ना आ जाओ। गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब ये होता है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है
वो भारत के ही लोगों ने अपने आप को दिया है। हमें इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन किसी और ने नहीं दिया है, ब्रिटिशर्स ने नहीं दिया है, हमने ही खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लाइन का मतलब यही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से फिर आप डायरेक्ट आ जाओ, गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब कि भारत के लोगों ने ही अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, किसी और देश ने या किसी और अथॉरिटी ने नहीं दिया है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे दिया है। देखिए क्या हुआ था, 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोले तो उसमें एक तरह की, अभी जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा होती है उस तरह की वहाँ पर एक असेंबली बनी थी, जिसके अंदर बहुत टाइप के लोग थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे। बहुत सारे लोगों को इंडिया के लोगों ने, जो 1946 में थे, उन्होंने इलेक्ट करा था। बहुत सारे लोग प्रिंसली स्टेट से आए थे। प्रिंसली स्टेट्स मतलब बहुत सारी पहले ऐसी स्टेट थी इंडिया के अंदर जो कि इंडिया में तो थी पर इंडिया से थोड़ी अलग थी। वहाँ पर मोनार्की थी, वहाँ पर राजा हुआ करते थे, जैसे हैदराबाद में था, जम्मू कश्मीर में था। ठीक है, तो उनके भी मेंबर थे। फिर जो इंडिया के लोगों ने इलेक्शन, वहाँ पर पहले इलेक्शन हुए थे उसके थ्रू जिनको इलेक्ट किया था वो भी थे। तो इतने सारे अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने एक असेंबली बनाई थी और उस असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 3 साल में ड्राफ्ट किया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरा है उसको बनने में लगभग 3-4 साल लगे थे। 1949 में, 1946 में इसको बनाना स्टार्ट किया था और 1949 में ये बनना कंप्लीट हो गया था। ये लिखा है यहाँ पर, 1940 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 1949 में अडॉप्ट कर लिया था इसको। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो चुका था। चलिए फिर, ठीक है, तो पहली लाइन हम समझ गए कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लोगों ने ही खुद को दिया है। कैसे दिया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाकर। ठीक है, और ये 1946 में हुआ था, लेकिन आज हम इंडियन आप और में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक्सेप्टेंस उसकी आज भी है। इसलिए माना जाएगा कि हमने भी दिया है अपने आप को, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने भी दिया था, और जो हमारे फ्यूचर जनरेशन होगी उन्होंने भी दिया था। ठीक है, तो अभी आप इतना समझिए कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लोगों ने ही खुद को दिया है। कैसे दिया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू। और बाकी जो सिटीजन्स हैं आज के, वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, उसके अंदर जो प्रिंसिपल लिखे हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए बोला जाएगा कि हमने भी ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है अपने आप को। ठीक है, चलिए, तो प्रियम्बल पहली चीज़ तो ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, तो वी द पीपल, हमने ही बनाया है, भारत के लोगों ने बनाया है। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि जो भारत देश है उसका नेचर क्या है, इंडियन स्टेट है उसका नेचर क्या है। इंडियन स्टेट सोवरेन है, इंडियन स्टेट सोशलिस्ट है, इंडियन स्टेट डेमोक्रेटिक है, इंडियन स्टेट रिपब्लिक है। ठीक है, नेचर बताता है। फिर ये बताता है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है। क्या चाहता है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि जस्टिस इस्टेब्लिश हो, लिबर्टी इस्टेब्लिश हो, इक्वलिटी इस्टेब्लिश हो, फ्रेटर्निटी इस्टेब्लिश हो। ठीक है, तो प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भारत देश बनाया है वो किस प्रकार का देश है। वो सोवरेन है, वो सोशलिस्टिक है, वो सेक्युलर है, वो डेमोक्रेटिक है, वो रिपब्लिक है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये तो हम पढ़ेंगे बाद में भी। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स में आ गया था। ये दोनों तारीख भी आपको याद रखना है। ठीक है, एडॉप्ट तो हो गया था, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोल दिया था कि हाँ आज हम इसको एडॉप्ट कर रहे हैं। बट उसके 1 साल बाद, 1 साल बाद तो नहीं, 2-3 महीने बाद 1950 में ये एक्चुअली फोर्स में आ गया था। फोर्स में आ गया था मतलब अब ये अप्लाई हो गया था ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, देखिए क्या होता है, एक होती है इनेक्टमेंट डेट और एक होती है इन्फोर्समेंट डेट।
जिस दिन कानून बन जाता है उसको हम बोलते हैं कि इनेक्ट हो चुका है वो उस दिन। और कानून कब इनेक्ट होता है? जब राज्यसभा पास कर दे, लोकसभा पास कर दे और प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे दे। जिस दिन प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे देता हम बोलते हैं कि वो लॉ इनेक्ट हो गया है। अब इनेक्ट हो गया है या एडॉप्ट हो गया है, इसका मतलब ये है कि वो कानून बन चुका है, लेकिन वो लागू कब से होगा वो पार्लियामेंट ही लिख देती। तो हो सकता है कि कानून आज बन जाए और पार्लियामेंट ये बोलते ये लागू 2-3 महीने बाद होगा। इसी प्रकार से ये हुआ कि प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, उन्होंने बोला था कि हाँ यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल होगा, लेकिन वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लगभग 2-3 महीने बाद, लगभग 2 महीने बाद। ठीक है, चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आप टेक्स्ट और सोर्स पे आ जाते हैं वापस से। ये बात हमने कवर कर ली है कि प्रियम्बल स्टार्ट होता है विद द पीपल से। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी अपने भारत के लोगों से, कॉन्स्टिट्यूशन को उसको अथॉरिटी मिलती है, ना कि कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी से। ठीक है, ये इंडिया को डिक्लेयर करता है सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एम है जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी। अब ये क्या वर्ड्स हैं, इनको हम समझते हैं एक एक करके। ठीक है, देखिए, पहली चीज़, प्रियम्बल इस्टेब्लिश करता है एक ऐसी इंडियन स्टेट, ठीक है, जो कि सोवरेन है। सोवरेन का मतलब होता है कि जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिया अपनी लॉज खुद बनाता है। कोई दूसरा देश हमें आके ये नहीं बोलता कि इंडिया को क्या कानून बनाना चाहिए। इंडिया अपनी इंटरनल पॉलिसी भी खुद बनाता है और इंडिया अपनी एक्सटर्नल या फॉरेन पॉलिसी भी खुद बनाता है। कोई दूसरा देश आके इंडिया को फोर्स नहीं कर सकता कि तुम ये वाला कानून बनाओ अपने इंटरनल मैटर में या अपने फॉरेन मैटर्स में। ठीक है, तो ये मतलब होता है सोवरेन का, कि प्रियम्बल बोलता है कि जो इंडिया है वो सोवरेन है। दूसरा, प्रियम्बल बोलता है कि इंडिया जो है वो है सोशलिस्ट कंट्री है। सोशलिस्ट कंट्री बेसिकली ऐसी कंट्री होती है जो कि सोशलिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। इसका मतलब सोशलिज्म बेसिकली समाज में इक्वालिटी लाने की बात करता है। ठीक है, किस टाइप की इक्वालिटी? सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी। और सोशलिज्म चाहता है कि जो लोगों के बीच में इनकम इनइक्वालिटीज़ है वो कम हो जाए। इसका मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि कुछ लोग पूरे देश में बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए और बाकी के लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो जाए। ठीक है, मतलब जो वेल्थ है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इंडिया सोशलिस्ट कंट्री है। ठीक है, मतलब हम ये प्रिंसिपल्स को मानते हैं कि इनकम के बीच में जो इनइक्वलिटी है वो नहीं होना चाहिए। ये हमारे लॉज में भी रिफ्लेक्ट होता है, वो फ्यूचर में आपको अभी दिखेगा, हम अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे। फिर तीसरी चीज़, इंडिया सेक्युलर है। सेक्युलर मतलब ये होता है कि इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है। सरकार सभी रिलीजन को इक्वल ही ट्रीट करती है, या सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना है। ये मतलब होता है सेक्युलर का। ठीक है, ये इस वर्ड को हम आजकल बहुत गलत तरह से समझते हैं, लेकिन सेक्युलर का मतलब बस इतना ही होता है कि इंडिया जो है उसका कोई भी रिलीजन नहीं है और बाकी जितने भी रिलीजन हैं सबको एक समान देखा जाएगा, एक समान ट्रीट किया जाएगा। किसी के भी साथ भी डिस्क्रिमिनेटरी या भेदभाव की भावना से बिहेव नहीं किया जाएगा। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब इंडिया अपने रूलर को या अपनी गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट करती है। ठीक है, हम चुनाव में वोट करते हैं, लोकसभा के इलेक्शन में वोट करते हैं, स्टेट असेंबली की जो इलेक्शन होते हैं हम वोट करते हैं, हम अपना चीफ मिनिस्टर खुद चूज़ करते हैं, हम अपने प्राइम मिनिस्टर खुद चूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ पर इलेक्शन होते हैं, हम खुद अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, पांचवा, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है और वो हेरिडिटरी नहीं है। इसका मतलब देखिए, एक होता है हेड ऑफ द स्टेट और एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया में हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर और इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, अब प्रेसिडेंट को हम लोग ही इलेक्ट करते हैं। कैसे इलेक्ट करते हैं? हम एमपीज को, मतलब सांसदों को और विधायकों को
इलेक्ट करते हैं, और हमारे जो सांसद हैं, हमारे जो एमपीज होते हैं, हमारे जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, वो मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो हम इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो इंडिया में है, बट इंग्लैंड में क्या होता है कि इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर तो इंग्लैंड के लोग इलेक्ट करते हैं, लेकिन जो उनका हेड ऑफ द स्टेट है वो है क्वीन। क्वीन को कोई इलेक्ट नहीं करता, क्वीन पहले से ही है, वो हेरिडेटरी रहती है। तो जो अभी क्वीन है इंग्लैंड में, अभी क्वीन की तो डेथ हो चुकी है, अभी प्रिंस है, प्रिंस चार्ल्स। तो प्रिंस चार्ल्स इंग्लैंड के अभी हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है। जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट होता है, ऐसे इंग्लैंड में किंग या प्रिंस या क्वीन होती है, जो कि हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। तो इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट को हम इलेक्ट करते हैं, जबकि इंग्लैंड में वो हेरिडेटरी रहते हैं, कि मतलब अभी जैसे जो क्वीन है, तो क्वीन का जो लड़का है वो हेड ऑफ द स्टेट बन गया। अब अगर जो हेड ऑफ द स्टेट है उसका लड़का जब बड़ा होगा, जब तो प्रिंस का लड़का बड़ा होगा, प्रिंस चार्ल्स का, तो उनका लड़का या लड़की जो भी है क्वीन या प्रिंस बन जाएंगे, ठीक है। तो इंग्लैंड भी डेमोक्रेटिक है और इंडिया भी डेमोक्रेटिक है, बट रिपब्लिक सिर्फ इंडिया है। क्यों? क्योंकि हम, हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट, उसको भी हम इलेक्ट ही करते हैं, जबकि इंग्लैंड का जो हेड है वो हेरिडिटरी है, मतलब वो अपने बर्थ के कारण है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि देश डेमोक्रेटिक हो लेकिन रिपब्लिक ना हो। इंडिया दोनों है, डेमोक्रेटिक भी है, मतलब हम हमारी गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं, और रिपब्लिक भी है, मतलब हम अपना हेड ऑफ द स्टेट भी इलेक्ट करते हैं। इंग्लैंड डेमोक्रेटिक तो है कि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर वो लोग चूज करते हैं, लेकिन जो उनका हेड ऑफ द स्टेट है वो हेरिडिटरी होता है, मतलब वो बर्थ से मिलता है, वहाँ पर वो कोई चूज नहीं करता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, अब वही हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि जस्टिस इस्टेब्लिश हो। कौन सा जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी हो, किसकी लिबर्टी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। इक्वलिटी हो, कौन सी इक्वलिटी? इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी हो, फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड हो, एकता की भावना हो लोगों के बीच में, सब भारत का हर सिटीजन पूरे भारत को अपना समझे। ऐसा ना समझे कि मैं अगर महाराष्ट्र में रहता हूँ तो महाराष्ट्र ही मेरे लिए सब कुछ है, या मैं तमिलनाडु में रहता हूँ तो तमिलनाडु मेरे लिए सब कुछ है। नहीं, हर इंसान ये समझे भारत का सिटीजन कि पूरा भारत उसका है, ठीक है। अब हम एक एक वर्ड को समझते हैं। देखिए, हमने पढ़ लिया कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि इंडिया का जो इंडियन स्टेट है, इंडिया कंट्री है, उसका नेचर ऐसा है कि इंडिया सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। ये तो बता रहा है कि इंडिया ऐसा है, ठीक है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अब बताता है कि ये इंडिया ये चीज़ें चाहता है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ें चाहता है, क्या क्या? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। अब हम जस्टिस का समझते हैं। देखिए, जस्टिस का मतलब ये होता है कि एक इस तरह का सोशल ऑर्डर इस्टेब्लिश करना जहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन ना हो और इनइक्वालिटी ना हो, या कम हो, बहुत कम हो, ठीक है। किस टाइप के जस्टिस की बात करता है प्रियम्बल? पहला, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि डिस्क्रिमिनेशन को हटाना, जो कि रिलीजन के बेसिस पे है, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, या सोशल स्टेटस के बेसिस पे। ये चाहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन प्रियम्बल, ये चाहता है कि सोशल जस्टिस आए इंडिया में। सोशल जस्टिस मतलब डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, जेंडर के आधार पर, ठीक है। इसी का रिफ्लेक्शन हमें मिलता है आर्टिकल 14 में, जो कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म करता है, अबोलिश करता है। रिजर्वेशन के जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 15, 16, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सोशल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो सोशल जस्टिस का मतलब बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन को हटाना, धर्म, जाति, जेंडर आदि के बेसिस पे। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब कि जो इनकम इनइक्वालिटीज़ हैं उनको कम करना, और ये कोशिश करना कि जो भी इंडिया के रिसोर्सेज हो वो अच्छे से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, सभी को भारत के रिसोर्सेज में फ़ायदा मिले, हिस्सा मिले। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के पास ही पूरा सब कुछ आ जाए, ठीक है। इसके लिए हमको अलग अलग लॉज दिखते हैं, इसीलिए लैंड रिफॉर्म्स आए थे। लैंड रिफॉर्म्स में बेसिकली क्या करा था, जो बड़े बड़े, जब इंडिपेंडेंट मिला था इंडिया को, तो बहुत सारी ज़मीन कुछ ज़मींदारों के हाथ में थी, तो सरकार ने बहुत सारी वो ज़मीन अपने पास ले ली थी, ताकि वो अच्छे से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। मिनिमम वेज लॉस,
इंडिया में मिनिमम वेज लॉज हैं कि कम से कम अगर कोई फैक्ट्री में इतना काम कर रहा है तो उसको इतने पैसे तो आपको देना ही है, ठीक है। बाकी वेलफेयर स्कीम्स होती है पुअर्स और वनरेबल सेक्शन के लिए, जैसे मनरेगा हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम गृह योजना हो गया, जहाँ पर घर मिलते हैं बेसिकली गरीब लोगों को, ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये होता है कि इंडियन सिटीजन्स को पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्ट करने का मौका मिले, जैसे राइट टू वोट, राइट टू प्रोटेस्ट, कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रियम्बल इस्टेब्लिश करना चाहता है, ठीक है। जस्टिस जस्टिस इस्टेब्लिश करना चाहता है, इंडिया ऐसा देश बने जहाँ पर ये सभी प्रकार के जस्टिस हो, सोशल जस्टिस मतलब डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इकोनॉमिक जस्टिस मतलब इनकम इनइक्वालिटीज़ खत्म हो, पॉलिटिकल जस्टिस मतलब सभी इलेक्शन में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके, वोट कर सके, कॉन्टेस्ट भी कर सके, खड़े भी हो सके इलेक्शन में, ठीक है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब होता है कि फ्रीडम। किस चीज़ का फ्रीडम? अपने थॉट को, अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम, कि आप अपने, अगर आप कुछ मानते हो तो आप उसको ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है तो आप उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। आप किसी मूवी के ऊपर रिव्यू लिख सकते हो, आप न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल लिख सकते हो। इसका मतलब होता है थॉट और एक्सप्रेशन। बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, इसका मतलब होता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो या किसी भी धर्म को नहीं मान सकते हो। आप डिसाइड कर सकते हो कि आप किस भगवान को मानोगे या ना मानोगे। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप किस तरह से किसी भगवान की पूजा करोगे, ठीक है। तो लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। इक्वलिटी का मतलब होता है दो प्रकार की इक्वलिटी। इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब हर इंसान लॉ की नज़र में इक्वल है। यदि प्रधानमंत्री किसी का मर्डर कमिट करता है या आप मर्डर कमिट करते हो, दोनों को इक्वल तरह से ट्रीट किया जाएगा, इसका मतलब ये होता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब कि भारत के हर सिटीज़न को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो सरकारी नौकरियां होती है उसमें इक्वल चांस दिया जाएगा, ठीक है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, कि भारत के लोग एक दूसरे को अपना भाई समझे, कुछ भी घनिष्ठ दुश्मनी ना हो। और दूसरा मतलब होता है फ्रेटर्निटी, की एकता का भाव रहे, यूनिटी का भाव रहे। इसका मतलब ये होता है कि इंडिया के लोग इंडिया को सबसे ऊपर रखें, ठीक है। ये भावनाएं ना हो कि हमारा राज्य या हम जहाँ पर रहते हैं वो इंडिया से अलग है। एकता का भाव बेसिकली, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के एम है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक है। मतलब ये चाहता है कि ये चीज़ें आए। अच्छा, अब इम्पोर्टेंस क्या है प्रियम्बल का? वही कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसॉफी रिफ्लेक्ट करता है, इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है, ये बताता है कि सरकार को सरकार कैसे चलानी है, ठीक है। एक्ट एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल, हाँ, लेजिस्लेचर के लिए भी ये है कि कैसे कानून बनाना है, और जुडिशरी के लिए भी है कि कानून को कैसे इंटरप्रेट करना है। तो ये चार इसके इम्पोर्टेंस हो गए, जो हमने पढ़ लिया है, ये आप एक बार पढ़ लीजिए, ऊपर पढ़ा वही है ये। अच्छा, अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? देखिए, पहले एक आया था बेरोबरी केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन फिर बाद में ये डिसीजन ओवरटर्न किया गया केशवानंद भारती केस में। तो आपको ये दोनों केस लो याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन आए कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, तो पूरा ये आंसर लिख देना, फिर उसके बाद ये अलग से हेडिंग डाल के ये दो केस लो को अच्छे से हाईलाइट करना। पहला कि बेरोबरी केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं है। और फिर केशवानंद भारती केस है, इसमें को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, और इसको देख के आप कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। सिमिलरली जो केशवानंद भारती केस है, इसमें ये भी बोला था कि प्रियम्बल के अंदर आप चीज़ें ऐड कर सकते हो एज लॉन्ग एज वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय ना करें, ठीक है। इसलिए 42 अमेंडमेंट हुआ था, उसके अंदर ये तीन वर्ड्स को जोड़ा गया था। ये ओरिजिनल प्रियम्बल में ये तीन वर्ड नहीं थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। ये 42 अमेंडमेंट जहाँ तक, एक बार आप डेट चेक कर लेना, 1970s में आया था ये, 74 या 76 समथिंग में, बट अभी एक बार आप चेक कर लेना। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
का प्रियम्बल एडॉप्ट कब हुआ था? वो हुआ था 1950 में। मतलब ये 3 वर्ड 1950 में जोड़े गए थे। हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। देखिए ये जितने भी वर्ड है, ये प्रियम्बल हम लोगों ने 1950 में आ गया था। ये 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट हुआ था। ये 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट हुआ था और 26 जनवरी को 1950 में ये इनेक्ट हो गया था, केम इनटू फोर्स, इफेक्ट में आ गया था। ठीक है। तो ये जो 3 वर्ड थे ना, ये ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं थे। कौन कौन से? एक तो सेक्युलर, एक इंटीग्रिटी और एक यूनिटी। नहीं, सेक्युलर नहीं था, सोशलिस्ट नहीं था और इंटीग्रिटी नहीं था। 3 वर्ड नहीं थे, बट 42 अमेंडमेंट से इनको जोड़ा गया। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसको आप अमेंड कर सकते हो, लेकिन अमेंडमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दे। इसका मतलब ये है कि अमेंडमेंट करके आप इसमें कुछ जोड़ तो सकते हो, लेकिन जो ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है इनको आप हटा नहीं सकते। अमेंडमेंट से आप इंडिया को सेक्युलर हटा कर ये नहीं कर सकते कि इंडिया थियोक्रेटिक कंट्री बन जाए। थियोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है कि जहाँ पर रिलीजन के प्रिंसिपल पर गवर्नेंस होगी, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल पे। तो ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगा। सिमिलरली डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को हटा के आप मोनार्ची इस्टेब्लिश नहीं कर सकते अमेंडमेंट करके। ठीक है, यही मतलब होता है बेसिक स्ट्रक्चर का। इसको हम अभी डिटेल में आगे कवर करेंगे, एक पूरा आंसर, एक पूरी वीडियो बनेगी बेसिक स्ट्रक्चर पे। बट अभी आपको क्या याद रखना है कि प्रियम्बल, पहली बात तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है, ये भी केशवानंद भारती में बोला गया था। और दूसरी बात की प्रियम्बल है उसको अमेंड भी किया जा सकता है एज लॉन्ग एज वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय ना करे। और इसका एग्जांपल आप ये दे देना कि 47 अमेंडमेंट हुआ था जिससे ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब केस चलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आता कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रिंसिपल है, ये कहना क्या चाह रहा है। तो उसको समझने के लिए, उसको जो कन्फ्यूजन है उसको हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की हेल्प लेती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। लैंडमार्क केस ये हमने पहले ही पढ़ लिए हैं वापस से, केशवानंद भारती याद रखिएगा, और ये वाला याद रखिएगा बेरोबरी। ये 2 ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, बाकी आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं, दूसरे भी इतने खास नहीं है उसमें। ये आगे भी पढ़ेंगे हम अलग अलग वीडियो में, ये सभी केस लो रिपीट होंगे बार बार। कंक्लूजन में ये लिखना है कि प्रियम्बल गाइडिंग लाइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ये रिफ्लेक्ट करता है विजन जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। ये इंश्योर करता है कि गवर्नेंस इंडिया में ऐसी हो जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की तरफ हो, और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में भी हेल्प करता है। चलिए, इसके साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अब हम इसको थोड़ा सा समराइज़ कर देते हैं जल्दी से। देखिए, प्रेम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, या जो कॉन्स्टिट्यूशन जो देश को इस्टेब्लिश कर रहा है उसका नेचर क्या है। ठीक है। तो इंडियन स्टेट का नेचर है, इंडियन स्टेट सोवरेन है, मतलब कि वो अपने इंडिपेंडेंट है, कोई भी एक्सटर्नल इंटरनल इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। सोशलिस्ट है, मतलब सोशलिस्ट प्रिंसिपल की तरफ काम करती है। सेक्युलर है, मतलब इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। डेमोक्रेटिक है, मतलब कि लोग खुद अपनी सरकार, अपना प्रधानमंत्री, अपना मुख्यमंत्री इलेक्ट करते हैं। रिपब्लिक मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट है, वो भी हम ही इलेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली। ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस, सोशल जस्टिस मतलब समाज की में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब लोगों के पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो और वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब लोग वोट दे सके, लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी लोग लॉ के आंखों में समान हैं, सभी के लिए लॉ समान है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब सभी को सरकारी नौकरियों में अपॉर्चुनिटी इक्वल मिले। फ्रेटर्निटी का मतलब लोगों में
एकता का भाव हो, सब एक दूसरे को भाई समझे, दुश्मनी ना हो, जस्टिस, बाकी ये हमने पहले ही कवर कर लिया है। इम्पोर्टेंस से लिख देना। बेरोबरी केस में ये बोला था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है, केशवानंदी में बोला था कि प्रियम्बल पार्ट है। क्योंकि प्रियम्बल पार्ट है तो इसलिए उसको अमेंड भी किया जा सकता है, ये बात भी केशवानंद भारती में बोली थी। प्रियम्बल की हेल्प सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लेती है उसको इंटरप्रेट करने के लिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी डाउट आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में कोई भी डाउट आता है, लैंडमार्क केसेस हमने पहले ही कर लिए, कंक्लूजन भी यही है, घुमा फिरा के लिखना है। विद दैट ये वीडियो भी कंप्लीट होती है, इसके नोट्स लिंक में मिल जाएंगे। दिस इज़ मोर देन इनफ, आप इतना लिख दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। चलिए, विद दैट दिस वीडियो इज़ कंप्लीट। नाउ हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।